तो जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम लोग हिंदी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि कल आपका हिंदी का परीक्षा में पूरी लड़ेगा। ठीक, कल आपका हिंदी की परीक्षा में पूरी 100% लड़ेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए आपको बताते हैं, आज हम लोग इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 को हिंदी का प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दीर्घ उत्तरीय देख रहे हैं। 6 को देखेंगे जिसमें से एक पक्का आएगा। ठीक, क्योंकि परीक्षा में आपसे 2 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से एक आपको बनाना होता है, इसी 6 में से कोई एक पक्का रहेगा। ठीक, तो ये 6 प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके कल 17 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आ चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से सीधे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। टोटल 6 प्रश्न है, जिसमें से आपको 2 को परीक्षा में पूछा जाता है, आपको 1 को बनाना होता है, इसी 6 में से कोई 1 रहेगा ज़रूर। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या फटाफट शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त क्लास 10th में जो भी 17 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव का रचा सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया। इसका जो वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति के बारे में बताना है, कहाँ से लिया गया है, क्या इस पंक्ति के द्वारा लेखक चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो जितना भी 5 नंबर का प्रश्न, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे इसका उत्तर, मानव का रचा सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के हिरोशिमा नामक चैप्टर से लिया गया है। इन पंक्तियों के सहारे लेखक कहना चाहते हैं कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है। हिरोशिमा पाठ में लेखक ने बताया है कि किस तरह मानव ने विज्ञान के विकास के साथ साथ विनाशकारी हथियारों का निर्माण किया है जो अंततः मानव के लिए घातक सिद्ध हुए। इसका तात्पर्य यह है कि जिस सूरज को मानव ने स्वयं बनाया, यानी कि परमाणु बम, वही सूरज इतनी भयानक ऊर्जा और गर्मी उत्पन्न कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को जलाकर भाप में बदलने का कारण बन गया। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल वाई नामक परमाणु बम ने कुछ ही पलों में हजारों लोगों को भस्म कर दिया। तेज गर्मी और रेडिएशन के कारण मानव शरीर वाष्पीकृत हो गया, यानी भाप बन के उड़ गया हो गए। इमारतें गलबे में बदल गई और पूरा शहर तबाह हो गया। तो समझ गए इस चैप्टर के बाद यह जो लिखा गया, मानव का रचा सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, मतलब कि मानव ने जिस परमाणु बम को बनाया मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया हिरोशिमा में। यही लिखना था। 5 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ से लिया गया है पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति का बारे में लिखना है। तो यह हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के हिरोशिमा नामक चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था तो उसे मानव नहीं बनाया था, मानव को ही पूरा वहाँ पे नष्ट कर दिया। वहाँ पे जितना रेडिएशन इससे निकलता है प्रदूषण की तरफ फैलता है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न था, इसका पहला हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। टोटल 6 प्रश्न आपको देंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। इसका लिखेंगे, इसका 5 नंबर का प्रश्न है। इसको बारे में वर्णन करने के लिए कहेगा प्रस्तुत पंक्तियों का वर्णन करें। तो पहले बताएंगे, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। यह पंक्ति रसखान द्वारा रचित प्रेम मैना श्री राधिका कविता से ली गई है। इस कविता में रसखान ने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। इसमें भक्ति और प्रेम का अद्वितीय भाव प्रकट होता है। ठीक, उसका परिचय हो गया लाइन का। अब व्याख्या करेंगे, संदर्भ व्याख्या। इस पंक्ति में राधा के अनन्य प्रेम, समर्पण और श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति को व्यक्त किया गया है। यहाँ चित चोर शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वे भक्तों के मन को मोह लेते हैं और उन्हें अपनी भक्ति में लीन कर देते हैं। ठीक, राधा कहती है कि श्री कृष्ण उनके मन में इतने गहराई से चुके हैं कि अब वे अपने मन को श्री कृष्ण से छिपा नहीं सकती। पलक ओट नहीं कर सको का अर्थ है कि वह श्री कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती, उनके बिना कुछ भी सोचना असंभव है। ठीक, तो इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। पहले इसके बारे में बताया जाता है कि पंक्ति कहाँ से लिया गया है, क्या है पंक्ति, और उसके बाद फिर इसका मतलब क्या हुआ। उसको मन पावन चित चोर मतलब कि चित्त को चुरा लेते हैं, हृदय को चुरा लिए थे राधा का श्री कृष्ण। और पलक ओट नहीं कर सको मतलब कि उनसे अपनी नज़र नहीं छुपा सकते थे। चलिए 2 प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न,
जो तीसरा प्रश्न है हमारा शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसका नाम है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसका बारे में बताएं, ठीक, इसका वर्णन करें। तो लिखेंगे मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। उनके व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण और मानवता के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। यह कथन शिक्षा और संस्कृति पाठ में आता है, जिसमें गांधी जी शिक्षा, धर्म और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसका परिचय हो गया। व्याख्या में लिखेंगे महात्मा गांधी यह कहना चाहते हैं कि सच्चा धर्म कभी भी मनुष्य को संकीर्णता, कट्टरता, यानी कि जो कट्टरता होता है ना, कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे को धर्म के लोगों को काटना, मारना, पीटना, या बंधनों में नहीं बांधता। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को बंधन से मुक्त करना और उसे नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से ऊंचा उठाना है। लेकिन जब धर्म को गलत तरीके से समझा जाता है या संकीर्ण दायरे में बांधा जाता है तो वह जान लेने की तरह बन जाती है, ठीक, जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों को सीमित कर देता है। गांधी जी का मानना था कि धर्म का सार करुणा, सत्य, प्रेम, अहिंसा और मानव सेवा में निहित है। यदि कोई धर्म मनुष्य को कट्टरता, हिंसा, संकीर्णता और भेदभाव की ओर ले जा रहा है तो वह सच्चा धर्म नहीं है। उनके अनुसार सच्चा धर्म व्यक्ति को स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और आत्म उन्नति की ओर ले जाता है, न कि उसे कैद करने का काम करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, शिक्षा और संस्कृति पाठ से, ठीक, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस धर्म में आपको कट्टरता और गलत रीति रिवाज, बलि प्रथा, ये सब चलाया जा रहा है, वह धर्म क्या है? मतलब कि उस धर्म में आपको क्या मिल रहा है? एक तरफ से आपको आत्म जकड़ लिया गया है, आपको वहाँ पे क्या क्या कैद कर लिया गया है। लेकिन धर्म का वास्तविक मतलब होता है स्वतंत्रता, आत्म उन्नति, आत्मज्ञान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है फटा सूर न बख्शे लुंगिया का है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, यह 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल परीक्षा में पक्का पूछेगा, ये पक्का रहेगा, ठीक। तो लिखेंगे फटा सूर न बख्शे लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। यह कथन महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, जो उनकी संगीत संतोष और संगीत के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है, ठीक। अब इसके सदर व्याख्या, इसका परिचय हो गया। व्याख्या में लिखेंगे यह पंक्ति नौबत खाना में इबादत पाठ में आती है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन, उनके संगीत के प्रति समर्पण और उनकी सादगी पर प्रकाश डालता है। यह कथन तब कहा गया जब किसी ने उनकी साधारण फटी हुई लुंगी देखकर चिंता व्यक्त की। इस पर उस्ताद ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि अगर लुंगी फटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह सिल जाएगी। लेकिन सुर यानी कि संगीत अगर बिगड़ जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भगवान मुझे फटा सुर न बख्शे, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, ठीक। फटा सुर न बख्शे यानी कि फटा सुर न दे, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है सबे विदेशी वस्तु नरगतिरति रीत लखात भारतीय तक कछु न भारत में दर्शात। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमघन द्वारा लिखित स्वदेशी कविता से लिया गया यह पाठ है। तो पहले इसके बारे में बताएंगे। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वदेशी नामक कविता पाठ से लिया गया है। इस कविता में कवि प्रेमघन, इस कविता के कवि कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वर्ग कहना चाहते हैं कि आज के समय में सभी हाट और बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे हुए हैं। यहाँ पे आप देसी वस्तुएं कभी बाजार में लगभग ना के बराबर दिखते हैं। दीपावली में भी लोग चाइनीज बल्ब खरीदते हैं, चाइनीज रॉकेट छोड़ते हैं, लेकिन देसी जो अपने देश का दिया होता है उसे नहीं खरीदते हैं, ठीक। लोगों के रहन सहन, चाल ढाल एकदम विदेशी जैसे हो गई है। कवि को भारत में अब कुछ भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग भारतीय जीन्स पैंट पहनने लगे हैं। जो भारतीय लोग हैं जीन्स पैंट पहनने लगे हैं, धोती कुर्ता, मतलब जो भारत का अपना था स्वदेशी सब खत्म हो रहा है। सभी लोग विदेशी को अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक। तो समझ गए, यही है कि सभी विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात भारतीय तक कछु न भारत में दिखात। यह जो पंक्ति है
सबसे पहला पंक्ति है स्वदेशी कविता का, ठीक, इसके बारे में लिख दीजिएगा। 5 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पंक्ति पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि सभी विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात, मतलब बाजार उजार में सभी लोग विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं, विदेशी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। भारतीयता कछु न भारत में दर्शात, यानी कि भारत में अब कुछ भारतीयता नहीं दिख रहा है, भारत में भारत की ही वस्तुएं नहीं बिक रही है, ठीक। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा, आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिभा उदासीनी, भारत माता ग्राम वासनी। यह जो कविता है भारत माता के बारे में, भारत माता कविता से लिया गया है। इसके सुकुमार कवि, इसके कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। भारत माता कविता के कवि कौन है आपको कमेंट में लिखना है, उनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए इसके बारे में पहले पंक्ति का 1-2 लाइन में परिचय दे देंगे और फिर इसका वर्णन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका भी आने का पूरी संभावना है, ठीक। तो टोटल 6 प्रश्न आपको दिए हैं, तो इसी 6 में से एगो पक्का रहेगा। आपसे 2 एग्जाम में पूछा जाता है, 2 में 1 बनाना होता है, टोटल 5 नंबर का बात है, इसलिए पूरा 6 क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से समझिए और खुद से इसका आंसर लिखने का याद कर लीजिए, मतलब माइंड में इसका आंसर खुद से सोच लीजिए। कॉपी कलम में तो आप नहीं लिख पाएंगे अभी, लेकिन आपको माइंड में खुद से इसका आंसर अपने दिमाग में लिख लीजिए, ठीक। चलिए यह पंक्ति क्या है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा, आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिभा उदासीनी, भारत माता ग्राम वासनी। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता भारत माता नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता के कवि कौन है, पंत जी, ठीक। पंत जी प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम से लिया गया है, ठीक, प्रेम से कवि लिए गए कवि थे। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम से लिया गया कवि थे, ठीक। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत माता के भारतीय ग्रामीण की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है, यानी भारत माता ग्राम वासनी, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहां के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा जमुना के जल उनकी आंसू के प्रतीक है। भारत माता केवल मिट्टी की एक प्रतिमा बनकर रह गई है, ठीक। तो यही कहा गया है कि गंगा जमुना में आंसू जल, यानी कि जो गंगा जमुना है भारत माता के आंसू के समान बह रही थी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय में, ठीक। भारत माता ग्राम वासनी, यानी कि भारत माता गांव में वासन रहती है, जहाँ पे खेतों में फैला है श्यामल, जहाँ पे खेतों में हरे पूरे हरियाली खेतों में फसल उगे रहते हैं, ठीक। धूल भरा मैलासा आंचल गंगा जमुना के आंसू जल, यानी कि जो भारत माता है भारतीय ग्रामीण दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भारत की गांव में भारत माता किस में निवास करती है, भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है, जहां खेत हरे भरे रहते हैं, किंतु यहां के निवासी क्या होते हैं, शोषण के चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। शोषण के चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई दे। गंगा जमुना आंसू के तरह भारत माता के आंसू के तरह के प्रतीक हैं, ठीक। भारत माता केवल मिट्टी की एक प्रतिभा बनकर रह गई है। पूरा अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज पूरा भारत माता के संतानों को सता रहे थे, ठीक। तो उसी समय का ये कविता है भारत माता, तो इसका बारे में लिखना था, लिख लीजिएगा। आप पंक्ति पढ़ के ही समझ सकते हैं क्या लिखा गया। भारत माता ग्राम वासनी, यानी भारत माता गांव में वास करते हैं, जहाँ खेतों में फैला है श्यामल, यानी कि खेतों में हरियाली फैली रहती है, फसल फैले रहते हैं। धूल भरा मैलासा आंचल, यानी कि भारत माता का आंचल अब धूल से भर गया है, उनका आंचल मैला हो गया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके कई सारी गलत कामों को अंजाम दिया भारत में आके, और भारत के माता के संतानों पर प्रताड़ित किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, ठीक। गंगा जमुना में आंसू जल, यानी कि जो गंगा जमुना है भारत माता के आंसू के समान प्रतीत दिखाई दे रही, दोनों आंखों के आंसू के समान, ठीक। मिट्टी के प्रतिमा उदासीनी, यानी कि भारत माता मिट्टी की प्रतिमा बनकर रह गई है, भारत माता ग्राम वासनी, ठीक। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। द एंड होता है। इसी के साथ टोटल 6 प्रश्न दिए हैं, इसमें से एक पक्का रहेगा, आपसे परीक्षा में 2 पूछा जाता है, ठीक। इसी 6 में से एक रहेगा, एक आप बना दीजिएगा तो टोटल 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले अगर आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए, चैनल पे सबसे पहले आपको वही मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का वीडियो। फिर हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो बना दिए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न का भी टोटल जितना वायरल क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वायरल क्वेश्चन है, आपको हम दे दिए हैं। लघु उत्तरीय का भी, ऑब्जेक्टिव का भी और दीर्घ उत्तरीय का भी हो गया। ठीक, इसी 6 में से एक रहेगा पक्का। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा लगा हो तो।